एवरीवन, आज हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में। हाइड्रोजन एटम जो एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अपने लाइक 11-12 के स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, सो उनके लिए काफी यूजफुल टॉपिक रहने वाला है आज का। सो हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में। हाइड्रोजन एटम की सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एज हम इसको स्फीयर कंसीडर करते हैं। ओके, तो देखो होता क्या है कि इसके सेंटर में हमें पता है क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होते हैं ऑर्बिटल के अंदर। वी नो दैट, इतनी इंफॉर्मेशन हम जानते हैं। अब आगे देखिए, जो हाइड्रोजन एटम होता है वो एक स्मॉलेस्ट एटम होता है। जो हाइड्रोजन एटम होता है वो स्मॉलेस्ट एटम होता है। अब आगे बात करते हैं इसके कि ये जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बाउंड स्टेट होती है। जो हाइड्रोजन एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाउंड स्टेट होती है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बाउंड स्टेट है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता है जो जिसका मास हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, न्यूट्रल ही होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम की हम मोशन की बात करें, हाइड्रोजन एटम की मोशन की बात करें तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की मोशन की स्टडी करनी होगी, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम की मोशन कैसी होगी। किसके थ्रू, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। वी नो दैट, इतनी इंफॉर्मेशन हम लाइक जो अपनी 11-12 या फिर 10th से पहले की जो क्लास है उनमें हमने पढ़ रखा है। इसके थ्रू हम हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या फिर उसकी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, अब देखो आगे, जो मास होता है प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1836। कितना, इलेक्ट्रॉन 1836 टाइम होता है इलेक्ट्रॉन के मास का। लाइक ये इतना ज्यादा होता है जो कि बहुत ज्यादा हेवी होता है, 1836 टाइम। ओके, ज्यादा हेवी होने के कारण हम क्या करते हैं, इसको प्रोटॉन के मास को हम नेगलेक्ट कंसिडर करते हैं कि ये नेगलेक्ट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मास हो गया है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के मास। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसके मोशन को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं और यहाँ पे हम ओनली इलेक्ट्रॉन के मोशन को ही कंसिडर करते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को डिस्क्राइब करने के लिए, एटम को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन की मोशन को ही कंसिडर करते हैं। और हम यूज करेंगे आगे किसका, श्रोडिंजर इक्वेशन का। श्रोडिंजर इक्वेशन में हम वी नो दैट जो श्रोडिंजर इक्वेशन होती है वो ओनली सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड होती है। तो सिंगल पार्टिकल यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अगर कंडीशन ये होती कि प्रोटॉन जो है वो हेवी नहीं है तो हम क्या करते हैं, रिड्यूस मास कंसिडर करते हैं, फिर है ना, रिड्यूस बॉडी मास, टू बॉडी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो वहां पे श्रोडिंजर इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। श्रोडिंजर इक्वेशन वैलिड तभी होता है जब एक सिंगल पार्टिकल हो। आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, Q1 Q2 अपॉन R, दो चार्जेस का जो होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पे दो चार्जेस कौन से हैं, Zd मतलब प्रोटॉन का मास और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, वी नो दैट, एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और इसके जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों की डिस्टेंस रेडियस r, इसके क्या होता है, इनवर्सली होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा kZd² अपॉन r। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। इसका हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, psi NLM इज इक्वल टू r थीटा फाई, जो क्या होता है r थीटा और फाई का फंक्शन होता है। कैपिटल R एंड L, स्मॉल r जो कि क्या होता है, स्मॉल r का फंक्शन होता है, और y L M थीटा और फाई का फंक्शन होता है।
यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में लगा है इसका मतलब ये क्या है, ये इसके फंक्शन होते हैं। यहाँ पे ये जो वाई एल एन जो होता है वो थीटा और फाई का ही फंक्शन होगा, उसमें जो आर का फंक्शन नहीं आएगा। तो ये इसकी जो इक्वेशन होती है सॉल्यूशन की। आगे हम बात करते हैं ये आर एन एल क्या होता है, ये रेडियल पार्ट होता है एटम का। एटम का रेडियल पार्ट होता है आर एन एल। ओके, वाई एल एम क्या होता है, थीटा और फाई का फंक्शन होता है। थीटा और फाई किस में आते हैं, स्फेयर में आते हैं। थीटा भी स्फेयर में हो गया, फाई भी स्फेयर में हो गया, ठीक है। तो ये स्फेरिकल पार्ट हो गया इसका। ओके, अब हम बात करते हैं ये एन एल एम क्या है। तो एन एल एम, तो एन जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक चलेगी। एल जो होगा अपना वो होगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ओके, ये क्यू क्या है, यहाँ पे क्वांटम शॉर्ट में लिखा है क्वांटम, जिसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन इज इक्वल टू n माइनस 1। m जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -L2 + L। तो ये था अपना हाइड्रोजन एटम की बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।